पंचायत चुनाव को टाले जाने की खबरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। इन खबरों में कितनी आपके नेताओं के भाषणों में मुसलमानों को घुसपैठिया, लव जिहादी और जनसंख्या विस्फोटक कहा जाता है। क्या ये भाजपा की ऑफिशियल पॉलिसी है? खन्ना जी का 9 बार विधायक बनने का मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना ही है। उनकी नागरिकता के ऊपर प्रश्न लगता है, उनके खिलाफ तो हैं और रहेंगे। युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अभी तक आपने क्या किया? नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, अर्थात केवल परिवर्तन ही अपरिवर्तनशील है। लेकिन शाहजहांपुर में पिछले 35 वर्षों से यदि कुछ अपरिवर्तित रहा है तो वह है शाहजहांपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का नाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 89 से लगातार 9 बार विधायक रहे व वर्तमान में योगी सरकार में सबसे अनुभवी कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। मंत्री जी, आपने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने प्रारंभिक शिक्षा देवी प्रसाद विद्यालय से जी और उसके बाद एवरेज इंटर कॉलेज से और फिर उसके बाद गांधी फैजान कॉलेज से जी फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जीएफ कॉलेज में आपने दाखिला कौन से सन में लिया था और वहाँ पर आपका छात्र जीवन कैसा रहा? सामान्य छात्रों वाला या छात्र नेताओं वाला? 4 साल मैं जीएफ कॉलेज में रहा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। और उसमें 74 में मैंने जीएफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया जी और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी चला गया। जीएफ कॉलेज से ही राजनीति में मैंने प्रवेश किया था, छात्र राजनीति जी। और वहाँ काफ़ी संघर्ष के बाद छात्र संघ का चुनाव करवाया। और फिर मैं ये सोचता था कि राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से हम बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर सकते हैं, इसलिए वहीं से राजनीति में आया। मंत्री जी, आपने जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला क्यों किया? देखिए, ये मेरा निजी फैसला है, इसलिए कि अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी कम होगी तो हम लोगों की सहयोग, सहानुभूति और खिदमत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा मंत्री जी, एक ही राजनीतिक दल और एक ही विधानसभा क्षेत्र से लगातार 9 बार विधायक बनने का मूल मंत्र क्या है? जनता की सेवा। हमने अपने क्षेत्र की जनता की पूजा की। अच्छा, पिछले 4 दशकों की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव आपने क्या देखा है? देखिए, माहौल आदमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बीच के कालखंड में जो सरकारें रहीं उनके ज़माने में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं थी और अकेला लॉ एंड ऑर्डर हमारे पूरे सिनेरियो को प्रभावित करता है। मैं सोचता हूँ कि अगर लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त हो तो काफ़ी चीज़ें अपने आप में सेट राइट हो सकती हैं। जब मैंने होश संभाला तब से लेकर अब तक, खासतौर से जब मैं राजनीति में आया, मैं पहली बार एमएलए बना, तो उस वक्त लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा थी और मेरिट पे निर्णय नहीं होते थे। जो अपॉइंटमेंट होते थे उनमें भी तमाम तरीके के प्रश्नवाचक चिन्ह थे। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उनका अपना स्टाइल था काम करने का, एक अच्छे मुख्यमंत्री भी साबित हुए वो, क्योंकि बिना सख्ती के एक परिवार नहीं चलता। परिवार चलाने के लिए भी कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा और एक दूसरे के हितों की रक्षा भी करनी पड़ेगी। एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण अगर हो उसको रोकना भी पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों ने मेरिट पे निर्णय लिए वो चीफ मिनिस्टर पॉपुलर हुए, जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त किया वो भी चीफ मिनिस्टर पॉपुलर हुए। और हर तरह से जिन्होंने देश की सेवा का जो व्रत लिया है, अगर उसको पूरी तरीके से मन वचन कर्म से निभाया तो वो भी पॉपुलर हुए। लेकिन बीच के कालखंड में जो लोग केवल अपना और अपने परिवार की चिंता करते रहे उनको जनता ने नकार भी दिया। तो हमारे सामने शीशे की तरीके से परिणाम है कि जिसने जैसा किया वो वैसा ही प्रतिफलित हुआ उसके लिए। अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की मुख्य रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा सीधा एजेंडा है, कानून का शासन को मेंटेन करें, विकास के पहिए को तेजी से घुमाएं और हर हालत में जो जन सामान्य की आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो उनको मिलें। एक लोक कल्याणकारी शासन की जो अपेक्षा होती है उसको हमारी सरकार पूरी तरीके से पूरा करने। अच्छा, पंचायत चुनाव को टाले जाने की खबरें काफ़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? ये सब काल्पनिक सवाल है, अभी तो कुछ है नहीं ऐसा। जब चुनाव समय पर होंगे? चुनाव समय पर होना चाहिए, क्या दिक्कत है? जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो ये आरोप लगाती हैं कि भाजपा हमेशा जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति करती है। इन आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जातिवाद तो आप देख लीजिए कि हमारी पार्टी कोई जातिवाद की बात नहीं करती।
आप हमारी पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता बना, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। और जहाँ तक धर्मवाद की बात है, जो भारतीयता और राष्ट्रीयता यही हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन जिसमें हम पैदा हुए वो तो हमारी आस्था है, लेकिन समर्पण हमारा राष्ट्रीयता के प्रति है और भारतीयता के प्रति। और जो भारतीयता और राष्ट्रीयता में अपना न माने, उसको अपना न माने, उससे मतभेद रहता है। क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति पहले भारतीय है और उससे राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। जब सामने वाला अपने पद से डिगता है तभी उससे विरोध शुरू होता है और उसको किसी प्रकार का ये अधिकार नहीं है कि हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति अदरवाइज कुछ सोच। मंत्री जी, आप पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि खन्ना जी का 9 बार विधायक बनने का मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना ही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कभी भी इस तरीके की राजनीति की नहीं। और हमारा अगर आप ये देखेंगे जी, तो कार्यशैली में, क्रियाकलापों में, सुविधाओं के बंटवारे में, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य में हमने कोई कभी कमी नहीं छोड़ी नहीं। और शाहजहाँपुर में ये कोशिश की कि हर वर्ग, हर जाति में सामंजस्य बना रहे। और इस तरीके के हमने कभी न तो वोट की अपेक्षा भी की है और न इस तरीके से कभी वोट मांगा। मंत्री जी, आपके नेताओं के भाषणों में मुसलमानों को घुसपैठिया, लफ्ज़ जिहादी और जनसंख्या विस्फोटक कहा जाता है। क्या ये भाजपा की ऑफिशियल पॉलिसी है? नहीं, सभी मुस्लिम्स के बारे में ऐसा नहीं कहते। हमने अशफाक उल्लाह खां की 100वीं जयंती मनाई। अशफाक उल्लाह खां की अगर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का लिए म्यूजियम में स्थान दिया तो उनको भी दिया। अशफाक उल्लाह खां की एक मज़ार का भी, आज नहीं, सन 2000 में जब हम प्लानिंग मिनिस्टर थे तब भी हमने उसका जीर्णोद्धार कराया था। और उसके बाद जब मैं 2017 में मंत्री बना तो भी हमने उनकी मज़ार का जो है वो जीर्णोद्धार कराया। वो भी हमारे लिए मतलब उतने ही पूज्य हैं, उतने ही हमारे लिए आदर्श हैं जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो ऐसे सब मुसलमानों के बारे में ऐसी बात नहीं है। सबने मतलब कुछ मुसलमान हैं? नहीं, कुछ मुसलमान जो लोग अपने आप में किसी न किसी रूप में ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं या फिर उनकी नागरिकता के ऊपर प्रश्न लगता है, उनके खिलाफ तो हैं और रहेंगे भी। उत्तर प्रदेश का बजट बनाते समय आपका ध्यान सबसे ज़्यादा किन बिंदुओं पर रहता है? ये तो जन कल्याण ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके, ज़्यादा लोगों को संतुष्ट किया जा सके। और ख़ास तौर से जो समाज का गरीबतम है, जो समाज के अंतिम पावदान पर बैठा है, सबसे नीचे बैठा है, जो सबसे असेवित वर्ग है, वो ख़ास तौर से दिमाग में रहता है कि उसके प्रति हमारी सहानुभूति भी होना चाहिए और बजट का पैसा भी उस पर ज़रूर खर्च हो। ख़ास तौर से जो अंत्योदय की पॉलिसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दी, उसके प्रति हमारा पूरा समर्पण है और योगी जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। राज्य का राजस्व और खर्चों का संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? जी, होता है जी, लेकिन उसके बाद भी ये निर्णय कठोर होते हैं, कुछ लोगों के लिए अप्रिय लगते हैं, लेकिन राज्य के हित में और प्रदेश की जनता के हित में जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसा किया जाता है। विकास के मामले में कहीं कोई न तो कंजूसी है न लापरवाही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अभी तक आपने क्या किया है? आज आपने देखा होगा युवा उद्यमी विकास अभियान, एक योजना चलाई है योगी जी ने। खासतौर से उनके लिए जो लोग हुनरमंद तो हैं, संसाधन नहीं है, उनको 5 लाख रुपया बिना ब्याज के, बिना गारंटी के आज सरकार दे रही। पिछले वर्ष 70,000 से ज़्यादा लोगों को दिया था। इस वर्ष जो है हमने लगभग 1.5 लाख का लक्ष्य रखा है 25-26 में। ये 1.5 लाख लोगों को बिना ब्याज के, तो जो हुनरमंद हैं, किसी न किसी हाथ के कारीगर हैं, जानते हैं, उनके लिए खास तौर से सहयोग करने के लिए बिना ब्याज भी नहीं है और गारंटी भी नहीं। मंत्री जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी लोकप्रिय योजना को आपको वित्तीय कारणों से रोकना पड़ा हो? देखिए, संसाधन तो ज़रूर देखना पड़ते हैं। जिस समय प्लानिंग करते हैं जी, उसी वक्त संसाधनों की तरफ नजर जाती कि हम संसाधन देख के ही पैर फैलाएं। और जो लोग अंजाम में बेखबर रहते हैं, संसाधन बिना देखे करते हैं, तो उनको ये करना पड़ता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्थिति आई नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की बात चल रही है। जी हाँ। इसमें सबसे बड़ा रोल आप किसे मानते हैं? नहीं, रोला जी, कोई है नहीं। क्या फिलहाल लक्ष्य
आसानी से हासिल हो जाएगा, इसमें कोई लक्ष्य समस्या देखिए, आ सकती कोई भी लक्ष्य जी सरकार में बैठे बहुत आसानी से नहीं प्राप्त हो सकता, कोई भी लक्ष्य। और ये तो बड़ा लक्ष्य है। तो बड़ा लक्ष्य जो है, हमने उसके लिए डिवीजन ऑफ वर्क किया है, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को उसकी जिम्मेदारी दी है, और कोशिश यह है कि मितव्ययता बरतें, फिजूल खर्ची रोकें, आर्थिक रूप से हम पूरी तरीके से हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन उसको मेंटेन रहे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो खास तौर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी जीएसडीपी को सबसे ज़्यादा इजाफा देता है, बढ़ाता है। तो ये लक्ष्य कितने दिनों में हासिल हो जाएगा? 29-30 में कहा गया। 29-30 में। अच्छा, जब कोई इन्वेस्टर यूपी में इन्वेस्ट करने आता है तो सबसे पहले आप उसे क्या बताते हैं? उसे जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसको देख कर वो आता है, और उसको पूरी तरीके से फैसिलिटेट करते हैं कि इन्वेस्ट यूपी एक संस्था है, पूरी तरीके से बनी हुई है, और उसमें निवेश मित्र और निवेश सारथी 2 संस्थाएं ऐसी हैं कि जो उन लोगों को फैसिलिटेट करती हैं हर स्तर। ज़्यादा ईमानदार नेता आप किसको मानते हैं, योगी जी या मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं वो पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, माननीय मोदी जी भी और माननीय योगी जी भी। भारतीय जनता पार्टी में जो पहले से ही या जो अभी आ रहे हैं वो भी ईमानदार हैं? देखिए, आज की तारीख में जी। भारतीय जनता पार्टी जो शामिल होता है, उसे हमारी पॉलिसी को मन से स्वीकार करना पड़ेगा, तभी भी पार्टी में रह सकता है। अच्छा, और हम विपक्ष उम्मीद करते हैं जी कि जब तक वो किसी न किसी रूप में अदरवाइज साबित न हो जाए, तब तक उसको ईमानदारी समझा जाए। तो विपक्ष में सबसे ईमानदार नेता आप किसको मानते हैं? देखिए, ये सवाल पूरी तरीके से वैसा है, इसमें कोई दम नहीं है, और विपक्ष का रवैया तो बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार। वो न जनता के प्रति ईमानदार हैं, न अपने पार्टी के प्रति ईमानदार हैं, न कार्यकर्ताओं के प्रति ईमानदार। वो तो जनता को गुमराह करते हैं, गुमराह करने में माहिर। आपकी सबसे पसंदीदा किताब? गीता। जनता से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप किसे मानते हैं, या सबसे ज़्यादा यूज क्या करते हैं? व्यक्तिगत संपर्क। सोशल मीडिया नहीं यूज करते हैं? सोशल मीडिया करते हैं, हमारा स्टाफ करता है। अटल जी और मोदी जी में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? दोनों ही अपनी जगह पर बहुत लोकप्रिय हैं जी। अटल जी के ज़माने में वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कई बड़े बड़े चेंजेस किए, हिंदुस्तान की जनता का जो एक मनोबल था उसको बढ़ाने का काम किया, और जन भावनाओं का पूरी तरीके से सम्मान करते हुए उन्होंने नीतियाँ बनाई, इसलिए उनकी लोकप्रियता अपनी जगह पर। अच्छा, आपके शेर व शायरी वाले वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होते रहते हैं, तो शेर व शायरी का शौक़ आपको कैसे लगा? शेर व शायरी तो शुरू से ही, जब से होश संभाला तब से उस दिशा में। शोहरत के पीछे भागना फिजूल है, मज़ा तो तब है कि शोहरत तुम्हें तलाश करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे अनुभवी कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।